हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को दी एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको बताया था टोटल उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बना था सबके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। आइए हम लोग आज समझते हैं। कुछ सवाल है आपको बोर्ड पर लिखा हुआ, इस सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ सवाल को। सबसे पहला प्रयास यही है कि आप सबसे पहले सवाल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करके सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, उसके बाद आप कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। मैंने कुछ सवाल आपके लिए तैयार किया है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहले आप खुद इसको बनाइएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा कि कौन आपका सही है कौन आपका गलत है। सबसे पहला सवाल कहता है, ध्यान दीजिए सब लोग, बाबू बोर्ड पे देखिए। सबसे पहला सवाल कहता है कि अवतल दर्पण में वह कौन सी जगह है जहां बिंब, बिंब माने होता है वस्तु, जहां वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब उसी जगह पर बनता है। कहता है कि अवतल दर्पण के बारे में आपने तो डिटेल से पढ़ा है, उसमें 6 गो कंडीशन होता है। तो 6 कंडीशन में मतलब कि 6 जगह हम वस्तु को रख सकते हैं। उसमें कौन सा वैसा जगह है जहां पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उसी जगह पर बनता है। इस सवाल आपसे पूछ रहा है। तो बताइए, अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, अब वक्रता केंद्र पे रखते हैं तब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आप फोकस पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, मतलब अवतल दर्पण के सामने यही एक ऐसा जगह है जहां पर यदि हम वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब उसी जगह पर बनता है। क्लियर है आप लोगों को? अब आइए हम सवाल नंबर अब दूसरा में चर्चा करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का वह स्थिति बताएं जहां उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। अवतल दर्पण में वस्तु का वह स्थिति बताएं जहां उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में जो 6 गो स्थिति है वस्तु को रखने का, उसमें कौन सा वह स्थिति है जहां पर वस्तु को रखा जाता है तब उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने आपको बताया था 5 तक जो है वास्तविक बनता है। छठा था कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर गलत, अनंत एवं वक्रता केंद्र पर गलत। हाँ, फोकस एवं ध्रुव के बीच में जैसे ही हम वस्तु को रख देंगे तब उसका काल्पनिक तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग तीसरा को समझने का प्रयास करते हैं। वह कौन सा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण तो 3 प्रकार का है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो वह कौन सा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल भी काल्पनिक बनाता है, अवतल भी काल्पनिक बनाता है और समतल भी काल्पनिक बनाता है, लेकिन हमेशा काल्पनिक बनाता है। तो अवतल जो है हमेशा काल्पनिक नहीं बनाता है, वह वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक बनाता है। लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण 2 ऐसे दर्पण है जो हमेशा जो है वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कि उत्तल भी काल्पनिक बनाता है, इन्हें की उत्तल के रंग देंगे, आगे भी हम देखेंगे। उत्तल बनाता है, समतल भी बनाता है। सी में है कि ए तथा बी दोनों, इसका मतलब कि यह दोनों काल्पनिक बनाता है, हमेशा काल्पनिक। उत्तल भी हमेशा काल्पनिक बनाता है और समतल भी हमेशा काल्पनिक बनाता है। इसलिए हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अब आइए हम लोग समझते हैं, सवाल नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से बोर्ड पे सब कोई देखिएगा। वह कौन सा दर्पण है जो वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग याद होगा, उत्तल तो खैर केवल काल्पनिक बनाता है, समतल केवल काल्पनिक बनाता है, तो बच गया कौन, अवतल। अवतल आपका वास्तविक ही बनाता है और काल्पनिक ही बनाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण, जो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। आइए सवाल नंबर हम लोग 5 को समझने का प्रयास करते हैं।
वह कौन सा दर्पण है जो काल्पनिक तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक तो बनाता है और साथ ही साथ वस्तु के बराबर, वह तो समतल दर्पण है ना। काल्पनिक तो आपका उत्तल भी बनाता है, लेकिन वह जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तब कहता है कि वह कौन सा दर्पण है जो काल्पनिक तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उसमें हो जाएगा आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण काल्पनिक भी बनाता है और वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। चलिए ठीक है, आइए हम लोग छठा में आते हैं। सब चीज आपको बताया हुआ है, अब ध्यान से बोर्ड पे सबको देखिएगा। वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु का काल्पनिक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समतल काल्पनिक और बराबर बनाता है। अच्छा, उत्तल काल्पनिक और क्या, काल्पनिक और छोटा बनाता है। अवतल जो है, अवतल दर्पण काल्पनिक बनाता है और उसका बड़ा भी प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। इसलिए छठा का हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी। एक लौता कंडीशन है कि काल्पनिक ही बनाता है और बड़ा भी बनाता है। कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाता है तब। अब ये थोड़ा सा सवाल नंबर हम लोग 7 पे चर्चा करते हैं। परेशानी होगा आप कमेंट करके बताइएगा। किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का परेशानी होगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आइए हम लोग सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की ओर। वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु का काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक तथा छोटा बताएगा। समतल तो काल्पनिक और बराबर बनाता है। अब आपका अवतल तो काल्पनिक तथा बड़ा बनाता है, लेकिन उत्तल जो है काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर के हो जाएगा ए। अब सवाल नंबर 8 की ओर हम पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है। किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण कोष्ठ में साइड मिरर के उपयोग में किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि कौन ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। आप लोग को याद होगा, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की समतल दर्पण। मैंने बताया था कि वहां पर हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इस प्रकार से आपने यदि 8 में 8 आपका सही होगा तब समझिए कि आपने कुछ सीखा है। 8 में 8 आप लोग को सही होना चाहिए। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि किस विद्यार्थी का जो है 8 में 8 सही है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक। आइए हम लोग अब आगे कथा कहानी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ध्यान से सब लोग समझिएगा। चिन्ह परिपाटी क्या होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये था आपका सवाल कुछ दर्पण से रिलेटेड, जो बहुत मोस्ट वांटेड सवाल है। आप लोग दिमाग में सबको रखिएगा। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी अंग्रेजी में कहा जाता है साइन स्कीम। सब लोग समझिएगा क्या होता है चिन्ह परिपाटी। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। आखिर बताता क्या है चिन्ह परिपाटी। हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी फिजिक्स में साइन स्कीम की। चिन्ह परिपाटी हमें यही बताता है कि आखिर वस्तु की दूरी कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब की दूरी कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी तथा वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई
कब ऋणात्मक होगा तथा कब धनात्मक होगा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी का सहारा लेना पड़ता है। जब तक आप चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़िएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है फोकस दूरी प्लस में होगा और कब माइनस में होगा, कब प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगा और कब जो है प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगा, कब जो है वस्तु की दूरी माइनस में होगा, कब जो है प्रतिबिंब का ऊंचाई प्लस में होगा, कब उसका ऊंचाई माइनस में होगा। ये सब तमाम चीजें जो है आपको सीखिएगा कब, जब चिन्ह परिपाटी जानिएगा तब। अब एक बात यहाँ पर और है, उसको भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि आखिर जो है वस्तु की दूरी, बोर्ड पर देखिए सब लोग, वस्तु की दूरी इसका नोटेशन क्या होता है। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, उसके बाद फोकस दूरी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब लोग, उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये आप देखिए वस्तु की ऊंचाई, उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसका नोटेशन क्या होता है। वस्तु की दूरी को हम छोटकी u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम छोटकी v से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को हम छोटकी f से डिनोट करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हम h1 कहते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 कहते हैं। इस बात को सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यह आपका नोटेशन है, जैसे ही मैं सिंबल को लिखूंगा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही मैं यू लिखूंगा तो यू का मतलब आप सीधे समझिएगा, यू का मतलब आप सीधे समझिएगा कि वस्तु की क्या है, दूरी है। यू आपको वस्तु की दूरी को बताने का काम करता है। कहूं यदि भी लिखा हुआ है तो वह प्रतिबिंब की दूरी बताने का काम करता है। कहूं यदि छोटकी एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वह फोकस दूरी बताने का काम करता है। कहूं यदि h1 लिखा हुआ है, इसका मतलब वह जो है वस्तु की ऊंचाई बताने का काम करता है। कहूं यदि h2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वह प्रतिबिंब की ऊंचाई बताने का काम करता है। इतना चीज जो है आप दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले आप चाहिएगा तो उसको आप वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप चाहे तो आराम से इसको उतार भी सकते हैं। चलिए अब समझते हैं क्या कि चिन्ह परिपाटी क्या है। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई के चिन्ह बताने वाले फैक्टर को, चिन्ह को सूचित करने वाले कारक को हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी ही हमें यह बताता है कि कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप उतार दिए होंगे तो नीचे से डैश देके लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा डैश देकर। लिखिएगा नीचे से डैश देकर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कोष्ठ में u, वस्तु की दूरी कोष्ठ में u, कॉमा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कोष्ठ में v, कोष्ठ में v, कॉमा फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी कोष्ठ में f, कॉमा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कोष्ठ में h1, वस्तु की ऊंचाई कोष्ठ में h1 तथा तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कोष्ठ में h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई कोष्ठ में h2 का चिन्ह बताने वाले,
का चिन्ह बताने वाले पद को चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। 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 नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा बाबू। चिन्ह परिपाटी ही हमें यह बताता है कि 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 कब वस्तु की दूरी कौमा प्रतिबिंब की दूरी कौमा फोकस दूरी कौमा वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। इतना चीज तो आप समझ गए हैं कि चिन्ह परिपाटी है क्या। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि चिन्ह परिपाटी ही हमें यह बताता है कि कब u प्लस में होगा, कब u माइनस में होगा, कब v प्लस में होगा और कब v माइनस में होगा, कब फोकस दूरी प्लस में होगा और कब फोकस दूरी माइनस में होगा, कब जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में होगा, कब माइनस में होगा, कब जो है वस्तु की ऊंचाई प्लस में होगा और कब जो है वस्तु की ऊंचाई माइनस में होगा। यह बताने का काम करता कौन है? चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी कैसे बताता है, हम लोग कैसे जानेंगे भाई कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा? आइए हम लोग उसको समझते हैं। ध्यान से बोर्ड पे सब लोग समझिएगा। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी लगाते कैसे हैं, कैसे हम लोग पता करेंगे? ध्यान से सब लोग समझिएगा। ये दर्पण से तो आप लोग परिचित होंगे ना, सब लोग परिचित होंगे। एक सब पीछे बनाते हैं। इस दर्पण का नाम तो आप लोग सुने होंगे। बहुत बच्चा तो दर्पण भी नहीं पहचानता होगा। बहुत ऐसे बच्चे होंगे बैठे हुए जिनको अभी तक दर्पण भी पहचानने नहीं आता होगा कि कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। बड़ा दुख की बात है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चलिए, यह कौन दर्पण है बाबू? आपको पता होना चाहिए यह कौन सा दर्पण है। यह आपका अवतल दर्पण है। चलिए, एक और हम दर्पण बना रहे, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, यह भी आपका दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है बाबू? यह आपका उत्तल दर्पण है। यह आपका बाबू कौन दर्पण है? ये जो है आपका अवतल दर्पण है। आई आपका क्या है? ये आपका उत्तल दर्पण है। चलिए, सबको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसमें किसी प्रकार का नो डाउट है। ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, नो डाउट है। एक्स होगा और एक्स डैश होगा, एक्स होगा और एक्स डैश होगा। और बताइए, कहूँ न कहूँ इसका सेंटर होगा, कहूँ न कहूँ इसका यहाँ पर क्या होगा? एफ होगा। इसका भी कहूँ न कहूँ यहाँ पर सेंटर होगा, कहूँ न कहूँ क्या होगा? एफ होगा। और यहाँ पर क्या होगा? पी होगा। यहाँ पर क्या होगा? पी होगा। इतना चीज आप तो जानते हैं। इसी में हम लोग को पता करना है वस्तु को आखिर हम लोग रखते कहाँ हैं? दर्पण के आगे रखते हैं कि दर्पण के पीछे रखते हैं? वस्तु को हमेशा हम लोग दर्पण के आगे रखते हैं, ताकि जो है प्रकाश का किरण निकलेगा तो वस्तु से ही निकलेगा। जिससे मान लिया जाए यहाँ पर ऐसे हम वस्तु को रख दिए, तो किरण जब भी निकलेगा तो वस्तु क्यों ऐसे निकलेगा? किरण प्रधान के समांतर यदि आवेगा
यदि वस्तु यहाँ पर हमने रख दिया प्रधान अक्ष के समांतर आवेगा तो इस प्रकार से ऐसे आवेगा और ऐसे फोकस होके चला जाएगा। यहाँ पर यदि हम वस्तु को रख देते हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे आवेगा, ऐसे जो है फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे भाग जाएगा। हकीकत तो यही है। नाम देंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर देंगे बी, यहाँ पर देंगे ए, यहाँ पर देंगे बी। इसमें हमको समझना है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। एक सेंटेंस है, इसको आप गौर से समझिएगा, इसी को मैं डिटेल से बताऊंगा। कहता है कि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बस इसी लाइन को आपको समझ लेना है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित किरण कहने का मतलब कि वस्तु से निकलने वाली किरण का नमूदे आ रहा है, जन्मुदे आवेगा, उस साइड की दूरी सब क्या होगा? धनात्मक होगा। अब बताइए, दर्पण में दूरी हम नापते कहां से हैं? दर्पण में सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। किसी भी दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो आपतित किरण का दिशा बताइए, यहाँ से किरण निकल रहा है तो एने मुदे जा रहा है कि ओने मुदे जा रहा है, तो यह जो है आपतित किरण की दिशा है। यही जो है आपतित किरण की दिशा है, यही आपतित किरण की दिशा है। मतलब कि उस साइड जितना भी दूरी मापेंगे सब धनात्मक होगा। नापेंगे कहां से? नापेंगे हम ध्रुव से। इसका मतलब कि इस साइड की सब दूरियां जो है आपका धनात्मक होगा। क्यों होगा धनात्मक? क्योंकि यह जो है, क्योंकि दूरी तो नापा जाएगा कहां से? ध्रुव से, यहीं से नापेंगे। अब एने मुदे नापेंगे, ये बताइए आपतित किरण की दिशा में है, और एने मुदे नापेंगे तो आपतित किरण ये क्या है? विपरीत दिशा में है। मतलब कि इस साइड की सब दूरियां जो है, इस साइड का सब दूरी आपको प्लस में होगा और इस साइड का सब दूरी आपका क्या होगा? माइनस में होगा। सेम यहाँ भी उसी प्रकार से हो जाएगा। किरण इसी साइड से निकल रहा है इस प्रकार से, ऐसे ये भी आपका क्या है? आपतित किरण का यही आपको दिशा है। तो एने वाला सब दूरी होगा प्लस में और एने वाला सब दूरी होगा माइनस में। नहीं समझे? फिर से समझिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। आखिर दूरी हम लोग नापते कहां से हैं? कोई तो फिक्स पॉइंट होगा ना नापने वाले। कहां से नापते हैं? तो हम ध्रुव से मापते हैं। यहीं से जो है दर्पण में सभी दूरियां यहीं से मापी जाती है। तो यहाँ से या तो आप एने मुदे नापिएगा या तो एने मुदे मापिएगा। तो जब एने मुदे मापिएगा तो इस साइड से ई ओर जा रहे हैं, तो बताइए आप आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं। जब आपतित किरण का दिशा कहाँ है? ये आपका है बायां, अर्थात बायां। ये आपका क्या है? ये आपका मतलब बायां से आप कहाँ जा रहे हैं? बायां से आप दायां जा रहे हैं। जब यहाँ से इधर जा रहे हैं तो बायां से दाहिने जा रहे हैं। तो आपतित किरण की दिशा की नापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। चाहे तो दर्पण आपका उत्तल हो, चाहे तो क्या हो? अवतल हो, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। मतलब है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। अब बताइए, यहाँ से एने मुदे नापिएगा तो क्या आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं? तो सब हो जाएगा प्लस में। और यहाँ से एने मुदे आइएगा तो इस साइड में क्या किरण मेरा इस साइड में जा रहा है? नहीं जा रहा है। अर्थात यहाँ से इस साइड की दूरियां जो है वो आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि यह जो है आपतित किरण की क्या है? विपरीत दिशा है। यही आपको कॉन्सेप्ट था। इतना बात आपको समझना बेहद जरूरी है कि आपतित किरण की दिशा का मतलब क्या होता है और आपतित किरण की विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है।
बिल्कुल क्लियर हो गया होंगे। आप इसकी सहायता से भी आप आसान से समझ सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण के आगे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। दर्पण के आगे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और दर्पण के पीछे की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। इसे हम कह सकते हैं कि यह मेरा कहाँ वाला भाग है, आगे वाला। ये मेरा कहाँ वाला है, ये मेरा पीछे वाला है। ये मेरा कहाँ वाला है, ये आगे वाला भाग है। ये मेरा क्या है, ये मेरा पीछे वाला भाग। मैंने आपको बताया था कि जब पेंट किया हुआ रहता है उसको हम लोग पीछे वाला भाग कहते हैं। तो या तो आप इससे भी समझ सकते हैं या फिर आगे पीछे की सहायता से भी आप लोग समझ सकते हैं कि दर्पण के आगे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है और दर्पण के पीछे की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आप दो तरह की सहायता से आप समझ सकते हैं। यहाँ से आप यह भी कह सकते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं कि दर्पण के आगे की सभी दूरियां क्या होती है, सभी दूरियां ऋणात्मक तथा पीछे की क्या होती है, पीछे की धनात्मक होती है। यहां से भी आप समझ सकते हैं, मतलब कि आपको समझने का दो कॉन्सेप्ट है। आप किरण की सहायता से भी समझ सकते हैं या दर्पण के आगे पीछे की सहायता से भी आप समझ सकते हैं। यहां तक आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बात और है, अब एक चीज और आपको समझना है। ये तो हो गया, अब यहां से बता सकते हैं कि यहां पर ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी दर्पण के आगे है कि पीछे है, आगे है। तो वस्तु चूंकि हमेशा आगे रहेगा इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे तो उत्तल हो चाहे तो अवतल हो। अच्छा, अब फोकस दूरी, फोकस दूरी यदि उत्तल में होगा फोकस दूरी तो धनात्मक होगा और अवतल में होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के कहाँ है, आगे है, और उत्तल दर्पण में कहाँ है, पीछे है। नहीं तो आराम से हम इस बात को भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि आखिर जो है वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि यह हमेशा जो है आपतित किरण की विपरीत दिशा में रहता है, या यह हमेशा जो है दर्पण के आगे रहता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, काहे, क्योंकि दर्पण कहाँ रहता है, आगे रहता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि दर्पण कहाँ रहता है, पीछे रहता है। मतलब कि इस साइड वाला सब होगा माइनस में और इस साइड वाला सब होगा प्लस में, इस साइड वाला माइनस में और इस साइड वाला प्लस में। यदि प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो प्रतिबिंब की भी दूरी हो जाएगा क्या में, माइनस में। यदि प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो दूरी क्या हो जाएगा, प्लस में। इसमें यदि प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और इस साइड बनेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। इतना चीज आपको दिमाग में रखना है। चलिए एक बात और समझिएगा, वस्तु को हम लोग हमेशा प्रधान अक्ष पर ही रखते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, प्रधान अक्ष है। ये बीच में क्या चीज रहेगा, पी रहेगा, ध्रुव रहेगा। यहाँ पर कोई एगो दर्पण आपका है। वस्तु को जब भी रखा जाता है तो प्रधान अक्ष पर ऊपर की ओर ही रखा जाता है और दर्पण के आगे ही रखा जाता है। तो प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है और प्रधान अक्ष के नीचे की जो दूरियां होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस बात को भी दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब है कि वस्तु तो जब भी रखा जाएगा तो ऊपर क्यों रखा जाएगा, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यदि प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है ये हो जाएगा ऋणात्मक, यदि प्रतिबिंब भी ऊपरी की ओर बन रहा है तो यह दूरी का हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। मतलब कि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती है और प्रधान अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इतना बात आपको चित्र परिपाटी में दिमाग में रखना है, ठीक है। लिखिएगा नीचे लिखिएगा डैश देकर, चाहिएगा तो इसको पहले आप उतार दीजिए। तो सबसे पहले इसको आप जो है स्क्रीन शूट कर दीजिए, स्क्रीन शूट पहले इसको कर लीजिए, स्क्रीन को शूट करके आप रख लीजिएगा। आइए हम बोलेंगे तो आप लिखिएगा नीचे से ऐसा डैश देकर, लिखिएगा नीचे से डैश देकर। आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई, आपतित किरण की दिशा में मापी गई
आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, सभी दूरियां धनात्मक होती है। तथा बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई, विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। या करके लिखिएगा, या, इसी को हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं। या दर्पण के आगे की सभी दूरियां, दर्पण के आगे की सभी दूरियां, दर्पण के आगे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, दर्पण के आगे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, दर्पण के आगे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तथा तथा दर्पण के पीछे की सभी दूरियां, दर्पण के पीछे की सभी दूरियां, दर्पण के पीछे की सभी दूरियां धनात्मक होती है, दर्पण के पीछे की सभी दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है बाबू? धनात्मक होती है। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश देकर और नंबर 1 देके लिखिएगा, नीचे थोड़ा सा डैश दीजिएगा, डैश देकर नंबर 1 देके लिखिएगा। वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्योंकि 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 वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रहता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रहता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रहता है, दर्पण के आगे रहता है। नंबर 2 लिखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, 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 ऋणात्मक होती है। तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। काहे भाई? क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी दर्पण के आगे होता है और उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, अब तो भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे लिखिएगा 3, यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, आगे बनता है, तब प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, तब प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, तब प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। एवं यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, एवं यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है,
प्रतिबिंब की दूरी, तब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, तब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है, तब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। नंबर 4 पॉइंट, प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर, 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 ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां, प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां, प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, सभी दूरियां धनात्मक होती है, तथा नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां, तथा नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां, सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। ये था आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में जानकारी। यदि इतना बात आप समझते हैं तब आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से समझ जाइएगा कि कब कौन होगा प्लस में और कब कौन होगा माइनस में। ठीक है, आइए हम लोग आगे समझते हैं। इतना में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आइए हम लोग अब आगे समझते हैं। आगे समझते हैं आवर्धन के बारे में कि आवर्धन क्या होता है। मैग्निफिकेशन, ये आवर्धन क्या होता है? एक नया टर्म है बाबू, आवर्धन। अंग्रेजी में कहा जाता है मैग्निफिकेशन। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आवर्धन है क्या, उसके बाद समझेंगे कि आवर्धन कहते किसे हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि आवर्धन क्या है तब जवाब दीजिएगा कि आवर्धन हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में कैसा है। आवर्धन हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का जो साइज है, वह वस्तु की तुलना में कैसा है। छोटा है कि बड़ा है, दुगना है कि आधा है, इस सब के बारे में जानकारी देने का काम करता कौन है? आवर्धन। इस बात की जानकारी हमें आवर्धन से मिलती है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, पहले हेडिंग बनाइएगा आवर्धन, नीचे से लिखिएगा डैश देकर। आवर्धन हमें यह बताता है कि, आवर्धन हमें यह बताता है कि, आवर्धन हमें यह बताता है कि, आवर्धन हमें यह बताता है कि वस्तु की तुलना में, आवर्धन हमें यह बताता है कि वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा है। आवर्धन हमें यह बताता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा है, आकार कैसा है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। कोई भी आपसे आवर्धन का फॉर्मूला पूछेगा
तो आवर्धन बराबर जवाब दीजिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान दीजिए बोर्ड पे सब लोग, बोर्ड पे ये बाबू दे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अनुपात माने क्या होता है बटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को वस्तु की ऊंचाई, ये आपका आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर कुछ और भी मिलेगा आपको, यदि प्रतिबिंब का चौड़ाई देले है और वस्तु का चौड़ाई देले है तो प्रतिबिंब का चौड़ाई बटे वस्तु का चौड़ाई, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल देले है, वस्तु का क्षेत्रफल देले है तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। लेकिन हम लोग को 10th स्टैंडर्ड तक इस बात की जानकारी प्राप्त करना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। लेकिन यदि आपको एरिया में देले है, ऊपर भी एरिया में तो नीचे भी एरिया में, ऊपर भी चौड़ाई में तो नीचे भी चौड़ाई में, ऊपर लंबाई में तो नीचे भी क्या में लंबाई में, मतलब कि प्रतिबिंब का चौड़ाई बटे वस्तु की चौड़ाई के अनुपात को भी आवर्धन कहा जाएगा। प्रतिबिंब का क्षेत्रफल माने कितना जगह छेद रहा है बटे वस्तु का क्षेत्रफल, दोनों के निश्चित कैसे कहा जाएगा, आवर्धन कहा जाएगा। ये आपका आवर्धन का फार्मूला हो गया। एक बात और दिमाग में रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। काहे ना मात्रक होता है, इसका भी मीटर इसका भी मीटर, दोनों का यूनिट समान है तो दोनों कट जाएगा बाबू, तो आवर्धन का किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता है। आप दिमाग में रखिएगा, कोई भी आपसे पूछेगा कि आवर्धन का मात्रक होता है, नीचे आप डैश लिख लीजिएगा कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। इसको पहले उतारिए आप लोग, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार दीजिए। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। पॉज करके उसको उतार दीजिए, उतार के घेर दीजिए, नीचे लिखिएगा थोड़ा सा डैश देकर, इसके नीचे आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है, दो समान राशियों का अनुपात है, दो समान राशियों का क्या है, अनुपात है। नीचे थोड़ा सा लिखिएगा डैश देकर, आवर्धन को छोटकी एम से, बोर्ड पे लिखा हुआ है बाबू रे, आवर्धन को छोटकी एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को छोटकी एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को छोटकी एम से सूचित किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा, जब आवर्धन को छोटकी एम से सूचित करेंगे तो एम बराबर हो जाएगा मेरे पास में H2 बटे क्या हो जाएगा, H1। क्यों भाई, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लीजिएगा आप लोग संकेत के रूप में, m बराबर H2 बटे H1। H2 कहने का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और H1 कहने का मतलब क्या क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे समझते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके उतार दीजिएगा। अब समझते हैं कि आवर्धन कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आवर्धन का मान कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। बोर्ड पर सब गौर से देखिएगा, बोर्ड पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा सब लोग कि कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। नीचे थोड़ा सा डैश देकर हम नंबर 1 में लिखते हैं, जब प्रतिबिंब क्या हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है ना, तो प्रधान अक्ष के ऊपर रहेगा। तब देखिए जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तब H1 का भी मान आपका होगा प्लस में और H2 का भी मान आपका होगा प्लस में, क्योंकि वस्तु तो हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर ही रहेगा। आप प्रतिबिंब जब काल्पनिक बनेगा तो ही प्रधान कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। इस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं यहाँ से m बराबर H2 बट्टे H1। अब दोनों का साइन तो प्लस से है तो हो जाएगा प्लस H2 बटे हो जाएगा प्लस H1। इसलिए आराम से यहाँ से हम कह सकते हैं कि m बराबर आ जाएगा मेरे पास में प्लस
हो जाएगा मेरे पास में H2 बटे क्या हो जाएगा H1। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर आवर्धन का मान, यहाँ पर आवर्धन का मान क्या होगा, आवर्धन का मान होगा +m हो जाएगा। कब, जब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब। अच्छा, दूसरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहीं पर। नंबर 2, जब प्रतिबिंब कैसा हो, जब प्रतिबिंब क्या हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब क्या होगा। जब वास्तविक होगा तब वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, वस्तु की ऊंचाई बराबर ये तो +h1 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा ऊपर की ओर वस्तु रखाता है। उसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई जब वास्तविक बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वह प्रधान अक्ष के नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा -h2। इस कंडीशन में निकाल लेंगे हम m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई तब -h2 बटे +h1, क्योंकि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आगे इसको बढ़ा दिया जाए तो बन जाएगा मेरे पास में m बराबर -h2 बटे h1। उसको बाएं लेके आ जाएंगे तो बन जाएगा मेरे पास में क्या कि -m बराबर हो जाएगा h2 बटे h1। ये आपका आवर्धन है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यहाँ पर मेरा आवर्धन का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। यहाँ पर मेरे पास में आवर्धन का मान ± क्या हो जाएगा, +m की -m। मतलब आपको ये यूं समझना है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक रहता है तब आवर्धन का मान धनात्मक होता है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग उतार दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से उतार दीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे भाई, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक, आप ही बताइए। समतल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है, क्या होगा, धनात्मक होगा। अब बताइए अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक कि दोनों, इसमें दोनों होगा, क्योंकि इसमें वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। लिखिएगा नीचे डैश देकर, नीचे लिखिएगा डैश देकर। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। हर बात को समझते जाइएगा बाबू। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, दोनों होता है। क्योंकि इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। आइए थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम देता हूं, अब इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक का नाम है बाबू समतल, ठीक है।
एक का नाम है क्या, या दोनों का आवर्धन आपसे पूछा जाएगा तो आवर्धन क्या बताइएगा, प्लस m बताइएगा। दोनों को पूछा जाता है तब। अच्छा, यदि आपको अवतल दर्पण का आवर्धन पूछा जा रहा है तब आप लोग क्या बताइएगा, तब इसका आवर्धन प्लस माइनस m बताइएगा। इसको भी थोड़ा सा आपको चाहिएगा तो डैश देकर नीचे से उतार दीजिए दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे, अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, और समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा जो है धनात्मक होता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर आवर्धन का मान कब एक होगा और कब एक से ज्यादा होगा और कब एक से कम होगा, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करें। आइए बोर्ड पर सब लोग बोर्ड पे आइएगा, क्योंकि सबको पता है कि m बराबर होता है H2/8, ये सबको पता है। आइए हम इसमें जो है कंडीशन बांट रहे हैं। सबसे पहले हम स्थिति नंबर 1 में काम करेंगे। कब, जब H1 बराबर H2। ये तो सबको जानता है कि आवर्धन बराबर H2/H1 होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, ये सबको पता है। अब स्थिति नंबर 1 हम काम करने जा रहे हैं। कब भाई, कि जब H1 बराबर H2 हो, इसलिए यहां से हम m का मान निकालेंगे। m बराबर होता है H2/H1, दोनों बराबर है तो H2/H1 का भी मान हम H2 दे देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, कट जाएगा, कट के आ जाएगा 1। इसलिए आराम से हम कहेंगे कि m का मान मेरे पास में 1 आ गया। 1 आया कब, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में क्या था, बराबर था, तब आवर्धन का मान 1 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों यदि आपस में बराबर है तब आवर्धन का मान क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, स्थिति नंबर देखिए 2 हम बात करने जा रहे हैं। स्थिति नंबर 2 में हम बात करने जा रहे हैं, इसको सब लोग गौर से देखिएगा। जब H2 ग्रेटर देन H1 हो, जब H2 ग्रेटर देन H1 हो तब m बराबर क्या होगा, m बराबर होता है H2/H1। तो आप ही बताइए, जब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो m का मान 1 होगा कि 1 से बड़ा होगा। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर जब बड़ा है नीचे छोटा है तो भाग देंगे तो 1 मतलब लगेगा ना जी। इसका मतलब कि इस कंडीशन में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि m का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब आवर्धन का मान यदि जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा हो, ऊपरी वाला बड़ा है नीचे वाला क्या है, छोटा है, तो एक से बड़ा है तो हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, तीसरा कंडीशन हम बात करने जा रहे हैं, स्थिति नंबर 3। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब H1 बड़ा और H2 क्या हो, छोटा हो, इसलिए निकालेंगे यहाँ से m बराबर होता है H2/H1। अब ऊपरे वाला छोटा हो गया और नीचे वाला बड़ा हो गया तो m का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि m का मान लेस देन होगा 1। इस बात को भी आप बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको आप उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप सबसे पहले आराम से उतार दीजिएगा, ऐसा डैश देकर। उसके बाद नीचे हम दिखाएंगे कुछ आपको डैश देकर, इतना उतार लीजिए। उसके बाद हम कुछ दिखाते हैं आपको। उतारने के बाद लिखिएगा, नीचे से डैश देकर लिखिएगा, यहां से लिखिएगा। जब वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई
जब वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होता है, जब वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, तब आवर्धन का मान 1 होता है। 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 आवर्धन का मान क्या होता है? 1 होता है। आवर्धन का मान 1 होता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। जब, नीचे लिखिएगा डैश देकर, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होता है, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होता है, बड़ा होता है, तब आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है। जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होता है, तब आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है। तब आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। नीचे लिखिएगा डैश देकर, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा होता है, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा होता है, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा होता है, तब आवर्धन का मान 1 से कम होता है। तब आवर्धन का मान 1 से कम होता है। आवर्धन का मान 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। ठीक है, इतना चीज आप दिमाग में रखिएगा बाबू, आवर्धन से संबंधित है। मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, इस पर आप विचार करिएगा। अगला क्लास में जैसे हम आएंगे इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए सवाल क्या है। किसी दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? बहुत अच्छा सवाल है, आप तो विचार कीजिएगा। किसी दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? एक और देते हैं आपको। किसी दर्पण का आवर्धन -1 है, इसका क्या अर्थ है? एक सवाल और देते हैं आपको। उपर्युक्त दोनों में दर्पण का नाम बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, माने कौन कौन दर्पण है, ई कौन दर्पण है और ई कौन दर्पण है। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अब आइए, ये था आपको आवर्धन। अगले वीडियो में हम इस पर जो है डिस्कस करेंगे। आप लोग खुद विचार कीजिएगा कि आपकी कहाँ तक सोच है, आप कहाँ तक सवाल को देखकर सोचते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल से इसके बारे में। अब हम लोग कुछ और बातें आवर्धन से ही संबंधित है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टार देके लिखिएगा। आवर्धन का हेडिंग दीजिएगा, आवर्धन का
वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के साथ संबंध। ये आपका हेडिंग बनाइएगा। आवर्धन का वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के साथ संबंध, मतलब कि आवर्धन का मतलब कि एम का वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के साथ में क्या संबंध होता है। इस सवाल को आप लिख लीजिएगा, बस वीडियो को पॉज करके सवाल को, तीनों सवाल को भी आप उतार लीजिए और इसको हेडिंग बनाइएगा आप लोग कि आवर्धन का वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के साथ संबंध, क्या रिलेशन होता है। नीचे लिखिएगा डैश देकर, नीचे लिखिएगा डैश देकर। आवर्धन का, नीचे लिखिएगा डैश देकर, इसको हेडिंग बनाने के बाद आवर्धन का वस्तु की दूरी, आवर्धन का वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के साथ, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के साथ, प्रतिबिंब की दूरी के साथ निम्नलिखित संबंध होता है। निम्नलिखित संबंध होता है, निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है? एम बराबर माइनस भी बटे यू, एम बराबर माइनस भी बटे यू, जहां एम बराबर क्या है बाबू? एम बराबर आवर्धन है, भी बराबर क्या है? भी बराबर प्रतिबिंब की क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और यू क्या है? यू आपको वस्तु की दूरी है। यही जो है रिलेशन होता है, आवर्धन का वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के साथ में संबंध होता है। इसको मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, उत्तर दर्पण में भी दिखाऊंगा और अवतल दर्पण में भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आज की सेवा यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।